एमकॉम की छात्राओं का आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। छात्राओं, इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी व्यापारी के द्वारा या आपूर्तिकर्ता के द्वारा या सेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति के द्वारा यदि किसी भी प्रकार की सेवा या आपूर्ति की जाती है तो उसके मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि हम अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, अलग अलग वस्तुओं को बेचते हैं, तो उनके मूल्य के निर्धारण किया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि बीजक में जो मूल्य दर्शाया जाएगा वो मूल्य पूर्णतः कर का आधार नहीं होता है, बल्कि उसमें हम कुछ चीज़ें जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं। उसके बाद जो मूल्य आता है उस मूल्य के आधार पर कर का भुगतान किया जाता है। जो जीएसटी की दर है, सरकार के द्वारा जो जीएसटी की दर तय की जाती है उस दर से भुगतान किया जाता है। आपूर्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से की जा सकती है। सामान्य परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति है। इसी प्रकार से सेवाएं भी कई प्रकार की होती है। बिजली पानी की सेवा है, हवाई जहाज आरक्षण की सेवा है, बीमा की सेवा है। इस प्रकार की सेवाओं में आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण आपको इस अध्याय में समझाया जा रहा है। इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए एक हवाई यात्रा प्रतिनिधि द्वारा जब हवाई टिकट्स की बुकिंग की जाती है, आरक्षण किया जाता है, तो उसको कमीशन मिलता है। तो उस केस में जो उसका मूल्य है, उसके द्वारा जो प्रदान की गई सेवा है, उसके मूल्य का निर्धारण हम किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए दो प्रकार की हवाई यात्राएं होती है, एक डोमेस्टिक हवाई यात्रा और एक इंटरनेशनल हवाई यात्रा। डोमेस्टिक हवाई यात्रा की दशा में जो मूलभूत किराया एयरलाइंस वसूल करती है, उस मूलभूत किराए का 5% जो है वो सेवा का आपूर्ति मूल्य होगा। इसी प्रकार से इंटरनेशनल हवाई यात्रा के आरक्षण की दशा में जो सेवा का मूल्य होगा वो आपका आधारभूत भाड़े का 10% लिया जाएगा। अब यहाँ पर आधारभूत भाड़े से हमारा आशय क्या है? आधारभूत भाड़े से हमारा आशय है कि जिस भाड़े पर बुकिंग एजेंट को कमीशन मिलता है उस भाड़े को हम आधारभूत भाड़ा कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपोज एक ए लिमिटेड ने डोमेस्टिक हवाई यात्रा के लिए एक पर्टिकुलर अवधि में 400 टिकटों की बिक्री के लिए 80 लाख रुपए का उसको राशि वसूल की। 80 लाख रुपए के टिकट उसने बेचे और इन टिकट्स में 8 लाख रुपए का आपका कमीशन भी शामिल है, यात्री कर शामिल है। तो कमीशन जो उसमें सेवा का मूल्य की जो गणना की जाएगी वो होगी कि 80 लाख रुपए की टिकट में से जो आपका पैसेंजर आपका शामिल है उसको हम घटा देंगे। तो उसके घटाने के बाद जो है आपका 72 लाख रुपए आएगा और 72 लाख रुपए का 5% जो इस अधिनियम में दे रखा है, क्योंकि ये डोमेस्टिक यात्रा है तो 5% के आधार पर कमीशन उसका 3,60,000 रुपये होगा। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में उसे इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकटों की बिक्री की है, 60 लाख रुपए की टिकट की बिक्री की है और जिसमें 15 लाख रुपए यात्री कर के शामिल है। तो ऐसी दशा में 60 लाख में से 15 लाख रुपए घटाने के बाद जो 45 लाख रुपए आएंगे उसका 10% जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई लिया जाएगा वो आपका 4.5 लाख रुपए है। तो आपको 4.5 लाख रुपए सेवा का मूल्य लिया जाएगा। तो ये हवाई यात्राओं के संदर्भ में। इसी प्रकार से जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य का निर्धारण जो है वो बीमा धारक से जो प्रीमियम वसूल करते हैं उस प्रीमियम में से पॉलिसी धारक ने यदि कोई इन्वेस्टमेंट
या कोई बचत के लिए कोई अलग से राशि निर्धारित कर रखी है, तो उस राशि को छोड़कर शेष बीमा प्रीमियम की जो राशि है वो राशि आपका आपूर्ति का मूल्य होगी। जैसे मान लीजिए हम हर साल जो बीमा प्रीमियम कराते हैं, तो बीमा प्रीमियम में हर साल के प्रीमियम पे जो यदि कोई आपने इन्वेस्टमेंट फैक्टर उसमें जोड़ रखा है, तो उस इन्वेस्टमेंट फैक्टर को हटा दीजिए, बाकी जो राशि आएगी प्रीमियम की, उस राशि को हम सेवा की आपूर्ति का मूल्य लेंगे। एक बार कई बार हम क्या करते हैं, वन टाइम प्रीमियम का पेमेंट करते हैं कि हमें एकल बीमा प्रीमियम पॉलिसी अगर हम ले रहे हैं, सामान्य पॉलिसी में तो हम प्रतिवर्ष बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान करते हैं, लेकिन अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है लाइफ पर, तो ऐसी दशा में पॉलिसी धारक से जो आपने प्रीमियम वसूल किया है उस प्रीमियम का 10% जो है उस सेवा का मूल्य हुआ। और अन्य दशाओं में जब एक से ज़्यादा अगर साल आप प्रीमियम वसूल करते हो, तो उस केस में प्रथम वर्ष प्रीमियम वसूली का 25% और बाद के वर्षों में जो प्रीमियम वसूल कर रहे हैं उसमें आपका 12.5% जो है वो वैल्यू ऑफ सर्विस लिया जाएगा। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आपने अगर जीवन बीमा में आपने केवल जोखिम से बचने के लिए अगर कोई पॉलिसी ली है, तो उस केस में जो है जो छूट है वो नहीं दी जाएगी। आपको टोटल जो प्रीमियम है उस पर ही आपको वैल्यू ऑफ सर्विस की जो प्रतिशत है 25% है 12.5%, जैसी भी स्थिति हो आपको प्रीमियम की गणना करनी है। राज्य सरकार केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी करमुक्त पॉलिसी भी डिक्लेयर कर रखी है जिन पर टैक्स वसूल नहीं करते हैं। उनको हम आगे अध्याय एक करमुक्त चैप्टर है, टैक्स फ्री जो आपकी सेवाएं हैं उनको हम पढ़ेंगे, उसमें आपको इसका विशेष मतलब विस्तृत विवरण दिया जाएगा। फिलहाल आप मान लीजिए कि आम आदमी बीमा योजना एक सेंट्रल गवर्नमेंट के चलाई जा रही है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री जन धन योजना है। इन राशियों में अगर 50,000 रुपये से अगर बीमित राशि नहीं हो तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, उसमें वैल्यू ऑफ सर्विस जो है शून्य मान ली जाएगी। एक होती है आप जब कई बार हम सेकेंड हैंड गुड्स की सप्लाई करते हैं, बेचते हैं, तो उस दशा में मूल्य हम किस प्रकार निर्धारण करें। तो सेकेंड हैंड दशा में जो मूल्य निर्धारण करेंगे उस मूल्य में कई बार हम सेकेंड हैंड वस्तु जब बेचते हैं तो उसमें कुछ रिपेयर करके या कुछ उसमें सुधार करके, जबकि उसकी मूल प्रवृत्ति हम नहीं बदलते हैं वस्तु की या सेवा की, तो उस केस में जो है और उस केस में जितने में आपने खरीदी है और जितने में आप बेच रहे हो उसका अंतर जो है वो सेवा का मूल्य हुआ। लेकिन इसमें हमने ऐसी माल की खरीद पे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर प्राप्त नहीं किया है तो आपको दोनों का जो डिफरेंस है परचेज का और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है वो वैल्यू ऑफ सर्विस ली जाएगी। और यदि कई बार हम नेगेटिव हमें डिफरेंस मिलता है, अर्थात आपने ज़्यादा में खरीदी है और कम में बेची है, तो ऐसी दशा में हम उस राशि को छोड़ देंगे। इसके अलावा आता है आपका कई बार कुछ कंपनियां टोकन जारी करती है, बाउचर जारी करती है, तो उस केस में सेवा का मूल्य क्या हुआ। तो बाउचर्स की दशा में आपने उस टोकन से जितने मूल्य का सामान खरीदा है, जितने मूल्य का आप मूल्य पर शोधनीय है टोकन बाउचर, वो सेवा का मूल्य या उस वस्तु का मूल्य लिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न व्यक्तियों के मध्य सेवाओं की आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण जो है वो हम करेंगे। उसमें सेवा का मूल्य शून्य माना जाएगा यदि उन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध हो। तो ये कुछ आपकी विशेष प्रकार की सेवाएं हैं। कई बार जो है जो आपका आपूर्ति करता है वो प्राप्तकर्ता के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, शुद्ध एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो ऐसी दशा में आपूर्तिकर्ता के द्वारा किए गए व्यय और लागत आपूर्ति मूल्य में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, बशर्ते कि वो
निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। शर्तें हैं, यदि आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता के शुद्ध एजेंट के रूप में, मतलब यहाँ पर जो माल सप्लाई कर रहा है वो प्राप्तकर्ता के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो ऐसी दशा में यदि थर्ड पार्टी को कोई भुगतान करता है तो उसमें आपूर्तिकर्ता की लागत या व्यय को शामिल नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए ए जो है बी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और ए ने बी को माल सप्लाई किया, लेकिन माल सप्लाई का उसने भुगतान सी पार्टी को किया है, तो ऐसी दशा में यदि आपूर्तिकर्ता ने कोई राशि व्यय की है तो उस राशि को हम आपूर्तिकर्ता के मूल्य में शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आपूर्तिकर्ता के प्राप्तकर्ता की ओर से शुद्ध एजेंट के द्वारा किया गया भुगतान बीज है, अगर बीजक मूल्य में अलग से दर्शाया है, मतलब जो शुद्ध एजेंट है उसको यदि कोई कमीशन का भुगतान करते हैं और उसको जिस आदमी को माल सप्लाई कर रहे हैं उस के बीजक मूल्य में उसको एजेंट का कमीशन अलग से दिखाया है, तो उस केस में भी हम आपूर्तिकर्ता के खर्चों को शामिल नहीं करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके आधार पे हम विभिन्न प्रकार की सेवाओं जो प्रदान की है उन सेवाओं के मूल्य की गणना करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि हम किसी भी प्रकार की यदि माल की सप्लाई कर रहे हैं और वो माल की सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, मतलब उस माल की सप्लाई में या सेवा की सप्लाई में टैक्स शामिल है, तो हमें उस मूल्य को टैक्स रहित मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो टैक्स रहित मूल्य का ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला जो है वो है वैल्यू इंक्लूसिव टैक्स, मतलब जैसे 1 लाख रुपए का माल में टैक्स शामिल करके 10,000 रुपये टैक्स के शामिल है, ये 12,000 रुपये सपोज टैक्स की दर है, तो आपने 1 लाख रुपए के माल को 1,12,000 रुपये मूल्य को बीजक में दिखाया है, तो जब वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में 1,12,000 रुपये को हम रेट ऑफ टैक्स जो कि 12% है, 12% से मल्टीप्लाई करेंगे और भाग देंगे 112 का, 100 प्लस रेट ऑफ टैक्स, ये राशि निकालने के बाद जो है हम शुद्ध मूल्य ज्ञात कर लेंगे उसका, घटाने के बाद जो टैक्स की राशि आएगी उस टैक्स की राशि को घटाने के बाद जो शेष राशि आएगी वो उस ट्रांजैक्शन का, उस व्यवहार का शुद्ध मूल्य होगा। तो ये पॉइंट्स हैं आपके आपूर्ति के मूल्य का अध्याय में। तो आप इन जो भी मैंने प्रोविजंस आपको बताए हैं उन प्रोविजंस का आप अपने स्तर पर एक बार मेरे वीडियो लेक्चर्स को, इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से वापस सुन लीजिए और एक एक चीज़ को आप नोट्स बना लीजिए और फिर आप रेफरेंस बुक से या टेक्स्ट बुक से इनका मिलान कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आएगा तो आप मेरे से उस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। तो अब ये चैप्टर इसके साथ समाप्त होता है और अब मैं आपको अगले लेक्चर में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो आपके असाइनमेंट्स हैं वो असाइनमेंट दूंगा, आपको उन क्वेश्चंस को अपने स्तर पर असाइनमेंट पूरा करके उनके फिर सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, उससे मिलान कर लीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपने जो असाइनमेंट किया है और मैंने जो उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं उन दोनों में कोई अंतर है क्या, और अंतर की दशा में आप अपना क्लैरिफिकेशन, आप अपना जो आपको डाउट है उनको क्लियर कर लीजिए। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप सभी ने, काफ़ी लंबा चैप्टर था, इस चैप्टर को ध्यान से सुना समझा, उसके लिए आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।